हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। कौन सा एग्ज़ाम है? प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, जो हाल ही में हुआ था। जो क्या हुआ है कि जो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था वह क्वेश्चन सेट से थोड़ा सा हट के था, सेट से नहीं मिल रहा था। तो हमको क्या करना है कि वो सभी क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सही आंसर भी जान लेना है, ताकि क्या पता कि यह जो हमारा आने वाला एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, उसमें हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुँचती रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट में देखते हैं। सबसे पहले इकाई 1 में हमारा इतिहास है। तो इतिहास में क्या क्या क्वेश्चन आया देखिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन था, इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ? इंडो चाइना का बना कब था? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों 1887 ईस्वी है। क्या है? 1887 ईस्वी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर यही याद रखना है, 1887 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो देखिए, इसका फ्रांस की जो क्रांति शुरू हुई थी वह हुआ था 1789 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक चला था दोस्तों। लेकिन वहाँ पर कब हुई थी, यहाँ पर शुरू कब हुई थी? तो देखिए 1789 मार देना है आंसर। तो 1789 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, बोला कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट वह क्या था, कौन था? तो वह जो आंसर हो जाएगा उसका, और फ्रांस के सम्राट थे। क्या थे? फ्रांस के सम्राट थे, ठीक है। तो फ्रेंच एम्पेरर थे, है कि नहीं? तो उसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आँख पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक दिखाता है? हम लोग जब भी देखते हैं कि कहीं पर जजमेंट वगैरह के लिए जब देखते हैं हम लोग न्यायालय वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर एक लेडीज रहती है, वो उसका आँख क्या रहता है? पट्टी बंधा हुआ रहता है, और साथ ही तो उसके हाथ में तराजू लिया हुआ रहता है। तराजू क्या बतलाता है? वह हमेशा आँख मतलब देख करके वह किसी भी चीज़ का न्याय नहीं करता है। उसको न्याय की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की देवी। जो तराजू है वह हमेशा बतलाता है, जिसका गलती उसी का समानता का अधिकार बतलाता है, तो इसलिए न्याय करता है, सही न्याय बतलाता है। और बिना देखे तो जिसका गलती है उसी को बोलेगा गलत है कि नहीं, लेकिन बराबर समानता बतलाता है, न्याय की देवी कहा जाता है। इसलिए हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय, जस्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग, क्या है कि निम्नांकित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में माना जाता है? सभ्यता का पालना, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रीस। क्या हो जाएगा? ग्रीस। तो ग्रीस यहाँ पर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसको यूनान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनान, ठीक है। तो ग्रीस को बोलते हैं यूनान, तो उसी को कहा जाता है सभ्यता का पालना। अब अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में देखते हैं। बोला कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन जो थे वह भारत में 1928 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1928 ईस्वी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 1928 ईस्वी, सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो देखिए अगस्त 1942 बोल रहे हैं, यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, तो अगस्त 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 नंबर में क्या बोल रहा है? बोला कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता जो पैक्ट हुआ था वह किनके बीच में हुआ था? तो वह समझौता जो हुआ था वह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सही हो जाएगा, है कि नहीं? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको क्या करना है? आंसर को याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है। वह बोला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में? तो वह हो जाता है पंजाब का एक प्रांत है, लाहौर में हुआ था वह। तो लाहौर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, उसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा सही आंसर। अब 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पारित किया था? किसने पारित किया था 1919 में? तो वह उसको एक काला कानून भी कहा जाता है। तो वो जो कानून जो पास किया गया था वह कानून ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब आते हैं हम लोग भूगोल की ओर। तो भूगोल में क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि देखिए, बोला कि पूर्वी तट
के पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट में जैसे हो गया कृष्णा हो गया, गोदावरी वगैरह होगी, नदी वगैरह, जिसमें उसमें किस तरह का मिट्टी पाया जाता है? तो मिट्टी जो पाया जाता है वह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में हम लोग देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण का तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन अधिकतर वहाँ पर खेती होता है। क्या होता है? खेती होता है, अधिक सिंचाई के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी आंसर सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण। अब 13 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है? कौन सा प्रांत है वहाँ पर सीढ़ीदार, मतलब सीढ़ी से खेती मतलब किया जाता है? तो वह जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उत्तराखंड। अब अगला जो है 14 नंबर बोला है कि लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है? लौह अयस्क है वह किस तरह का साधन है? तो वह है अनवीकरणीय, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है कि नहीं? तो अनवीकरणीय साधन के योग्य साधन के रूप में आएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा हम लेते हैं कि वह पुनः पूर्ति हो गया, क्या कर सकते हैं? रिप्लेनिसेबल है, मतलब रिप्लेस बार बार उसको क्या रीयूज भी कर सकते हैं कि नहीं? तो वह हो जाएगा रिप्लेसिनेबल के अंतर्गत आएगा, पुनः पूर्ति योग्य के रूप में उस संसाधन के रूप में हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? अब 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा, तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है हम लोग को असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में। असम कहाँ पर है? असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। अब 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास भारत में किस राज्य में स्थित है? तो एशियाई प्राकृतिक आवास जो बनाया गया था वह गुजरात में। कहाँ बनाया था? गुजरात में। कितना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में बनाया गया था? तो उसका जो बनाया गया था 1412 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में बनाया गया था दोस्तों, इसको याद रखना है। अब 18 नंबर में देखते हैं कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो कौन सी वह राज्य है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है? तो वह जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा भी गुजरात ही होगा। तो गुजरात में क्या होता है? ये सभी जो राज्य है उसमें नहीं पाया जाता है, बाकी एक जो गुजरात है उसमें क्या होता है? काली मृदा पाई जाती है। अब 19 में देखते हैं कि 19 नंबर झारखंड में स्थित कोडरमा, बहुत ही जाने माना है कि नहीं? कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वहाँ पर बहुत सारे किस चीज़ मतलब खनिज का अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए वहाँ पर जो है अभ्रक, क्या है? कोडरमा में अभ्रक का पूरा एकदम भरपूर खनिज के रूप में अग्रणी उत्पादक वहाँ पर क्या है? अभ्रक का भंडार है कि नहीं? तो कोडरमा में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 नंबर में देखते हैं कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की क्या करती है? सीधी भागीदारी नहीं करती है, सीधी भागीदारी नहीं करती है। कौन सा? मतलब समुदाय से रिलेटेड थोड़ा नहीं है कि नहीं? तो संयुक्त वन प्रबंधन, ये क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी एक समुदाय के बीच में रिलेशन बतला रहा है। चिपको आंदोलन भी क्या था? मूवमेंट था एक पौधे वगैरह का, उसमें भी क्या था? सभी समाज के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें भी समाज से मिला जुला है। बीज बचाओ आंदोलन में भी क्या था? बीज, बहुत सारे बीज को बचाने का, तो उसमें भी क्या होता है? एक समुदाय के, बहुत सारे समुदाय के लोग भाग ले रहे थे। अगला जो है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? वर्ल्ड वाइड जो हमारा पशु का जो है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिसीमन हो जा रहा है। तो उसमें क्या होता है? कोई इसमें समुदाय से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें देखिए तो हम लोग क्या हो रहा है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिए, अब क्वेश्चन आ गया हमारा अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन नंबर। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है कि नहीं, सबसे बेस्ट विकास हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा में श्रीलंका, चौथा में नेपाल है। तो इस चारों देश में अगर बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडेक्स नंबर में तो भारत सबसे आगे। क्या है? भारत सबसे आगे। तो भारत में क्या हो रहा है? तेज़ी से विकास हो रहा है इन सभी देशों से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, भारत।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, 22 बोल रहा है अब कि विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए किसी भी प्रदेश का तो उसका जो प्रति व्यक्ति आय मापा जाता है वह उसी के मुद्रा में मापा जाता है, ताकि उसी के व्यक्ति के हिसाब से मापा जाएगा। तो हो जाएगा उसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, उसी देश की मुद्रा में मापी जाती है। अब 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली देखिए, ध्यान से समझना है पढ़ के। अब औसत वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। कितना है? 4 परिवार है। 4 परिवार यहाँ पर खींच दिए। अब बोला कि प्रति व्यक्ति की आय 5,000 है। कितना है? 5,000 है। इसको भी 5,000, इसको भी 5,000, इसको भी 5,000, इसको भी 5,000, तो क्या हो गया? टोटल 20,000 हो गया। कितना हो गया? 20,000 हो गया। अब बोल रहा है कि मान अगर तीनों परिवार की आय, पहला की जो आय है वह 4,000 है, दूसरा की आय 7,000, तीसरा की आय 3,000 है, तो टोटल जोड़ते कितना हो जाएगा? 20,000 टोटल होना चाहिए। तो देखिए 7 3 10, 10 4 14 हो गया। तो 14 में कितना घट रहा है? 6,000 घट रहा है 20,000 पुरने में। तो 6,000 जो है अगला परिवार का होगा, चौथा परिवार का। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एवरेज यहाँ पर दिया 5,000, तो 5,000 एवरेज चारों व्यक्ति का कितना? 20,000 होना चाहिए। लेकिन पहला व्यक्ति का है 4,000, दूसरा व्यक्ति का 7,000, तीसरा व्यक्ति का 3,000, तो बच गया 6,000। तो 6,000 जो बचा हुआ है वो किसका होगा? चौथा परिवार का होगा, तो वह 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या है? औसत आय बतलाता है। कितना क्या बतलाता है? औसत आय बतलाता है। तो हो जाएगा 24 का पी नंबर हो जाएगा सही आंसर। अब 25 में देखते हैं, तो मानव संसाधन का सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? मानव संसाधन का जो सूचकांक है वह प्रदर्शित करता है कि लोगों की क्या किस तरह की विकास हो रहा है, तो वो बतलाता है, इसलिए सूचकांक बतलाता है। तो मानव विकास की सूचकांक लोगों की संपूर्ण विकास की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? किस क्षेत्र में? कौन सा क्षेत्र में? संगठित, असंगठित, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में, कौन सा? तो असंगठित, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उसमें जो कर्मचारी लोग होते हैं वो एकदम अनलिमिटेड 12 घंटे 24 घंटे नहीं देखते। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एकदम जितना मन करेगा उतना एकदम क्या खटाते रहता है, 24 घंटा 26 घंटा 38 घंटा, वो सब क्या हो गया? उसको शोषण किया जाता है कि नहीं। तो 26 में क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। 27 नंबर में देखते हैं कि भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या कौन सा आता है? प्राथमिक मतलब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वह कृषि के द्वारा से पशुपालन हो गया, कृषि वगैरह हो गया, खेती बाड़ी हो गया, ये सब क्या कौन करता है? कृषि करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी। अब 28 नंबर में देखते हैं, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र के कार्यरत नहीं है, मतलब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर पहला में वेजिटेबल, दूसरा में एडवोकेट, डॉक्टर, ये सब भी क्या है? संगठित क्षेत्र में एक संगठन के द्वारा कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सब्जी विक्रेता है वह किसी संगठन से नहीं बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 29 नंबर में देखते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी कृषि डायरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ हैं? कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करता है? तो कृषि वगैरह जो होता है वह डायरी वगैरह जो उत्पादन होता है वह किससे बिलोंग करता है? वह सभी प्राइमरी क्या है? प्राइमरी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, सेक्टर के अंतर्गत। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में देखते हैं कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तृतीय क्षेत्र जो आते थे वो सभी क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी आता था? तो उसका आंसर याद रखना है 30 से 40% के बीच में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 30 से 40% के बीच में। 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 31 नंबर में देखते हैं कि 31 नंबर, अच्छा अब आगे नागरिक शास्त्र ना, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और इसमें देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी पूछ दिया है, जी कैपिटल पूछ दिया है। तो ब्रुसेल्स क्या होता है? ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अब 32 में देखिए श्रीलंका के बहुसंख्यक वर्ग क्या है? श्रीलंका का जो बहुसंख्यक वर्ग जो बहुत सारी मेजोरिटी सेक्शन में पाया जाता है श्रीलंका में, तो वह जो है सिंहला क्या है? सिंहला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा, 32 का बी हो जाएगा सही आंसर। अब 33 में देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है बेल्जियम में? तो वहाँ पर डच भी बोला जाता है, फ्रेंच भी बोला जाता है, जर्मन भी बोला जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अब देखिए 34 नंबर बोला कि इन निम्न में से कौन से
सत्ता की साझेदारी का कारण है। सत्ता की साझेदारी का कारण क्या हो सकता है? तो पहला युक्ति परक, एकदम परक भी होना चाहिए कि नहीं, रीजन भी होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, नैतिक मोरल रीजन, उसका नैतिक भी रीजन भी होना चाहिए कि नहीं। तो इनमें से बोथ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में देखते हैं कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राज्य बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राज्य कब बना था भाई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1928। क्या हो जाएगा? अच्छा 1928 में बना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। 1948, 1928 बोल दिया ना। तो 35 का हो जाएगा 1948 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब अलग हुआ राज्य बना था, स्वतंत्र राज्य बना था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर कि भारत में निम्न शासन प्रणाली क्या है? किस तरह का शासन प्रणाली है भारत में? तो भारत जो एक शासन प्रणाली, जो भारत देश है वह संघात्मक शासन प्रणाली को यूज करता है। किस तरह का? संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। तो इसको याद रखना चाहिए। जैसे 37 में जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सभी क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली को यूज करते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है दोस्तों? तो देखिए, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वह 3 सूची में किया गया। कितना किया गया? 3। तो कौन कौन है? राज्य सूची पहला है, संघ सूची दूसरा है, राज्य सूची तीसरा है, समवर्ती सूची। तो 3 सूची था, तीनों सूची में क्या कर दिया गया? विभाजित किया गया है। तो इसको याद रखना है, कितना सूची में? 3 सूची में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? जो समवर्ती सूची का जो कानून बनाता है वह कौन बनाता है? तो वह देखिए राज्य सरकार और राज्य का जो मंत्री होते हैं और संसद जो होते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? उसका कानून बनाते हैं। तो वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 में देखते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता में कौन करता है? अध्यक्षता गांव पंचायत की बैठक में, तो वह सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच, ठीक है। अब 40 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अब अवशेष विषयों, जो अवशेष मतलब रेसिड्यूरी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो इस सभी क्या है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट आते हैं, उनका कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो उनका जो कानून क्या है, वो राज्य और मतलब संसद और राज्य मंत्रिमंडल दोनों बनाते हैं उसको भी। तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के पास होता है इसका कानून बनाने का अधिकार दोस्तों। इस तरह से यही सभी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि सभी के हेल्पफुल होगा। देखिए, और क्वेश्चन जो था टर्म 2 के रूप में, वह जो खंड बा था उसमें क्या था, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। ये सभी क्वेश्चन है। जौहर कौन होते थे, उसका क्या कार्य होता था। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण लिखना है। किसी 2 क्या करना है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो अगला जो है राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, बल्कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, वैश्विक क्या, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर फटाफट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए क्या पढ़ लीजिए तो वो भी थोड़ा हेल्पफुल करेगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न क्या है, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। दूसरा में सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम दें। पहला, राजनीतिक दलों को सुधार के उपयोग के बारे में बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र की किस का वैध शासन व्यवस्था है। अगला में देखिए, विकास की ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। दूसरा में क्या है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ये सभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 और 12 13 पॉइंट कोई 4-5 बनाना था तो आपको बना लीजिए। यहाँ पर सभी क्या लिखा हुआ है कि नहीं, 3 प्रश्नों का बनाना है, 3 प्रश्न को बनाना है। खाद्य उपलब्धता की तकनीक के प्रभाव से दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण देना है। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का व्याख्या करें। तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, कोई 3 बनाना था। तो दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों
किस प्रकार उत्पादन तथा उत्पादन का नियंत्रण स्थापित करती है। ये क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, तो जैसा कि बनाया गया यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें, तो ये सभी क्वेश्चन सभी क्या है किताब में मिल जाएगा, तब वो वहाँ से क्या करना है, खोज खोज के बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेना है। तो आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन को मेरा थोड़ा हेल्प कर दिए। क्वेश्चन कैसे आया था वो बताना था हमको, सबसे ज़्यादा जरूरी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 19 में देखिए मानचित्र दिया हुआ है, उसमें क्या करना है कि आपको दिखाना था कहाँ कहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये सभी क्या प्रदर्शित कर रहा है।